पाकिस्तान के खिलाफ बहुत सारे महाज खुले, कुछ हमने खुद खोले और काफी सारे हमारे खिलाफ खोले गए। आज का महाज जंग के नाम। इजराइल और फलस्तीन के दरमियान जंग जारी है। लेटेस्ट जंग की क्या खबर है, व्हाट्स नेक्स्ट, और पाकिस्तान पे क्या इम्पैक्ट होगा इस लड़ाई का। एक तो आज का महाज इस पे कंसंट्रेट करेगा, मगर इसके अलावा पाकिस्तान में भी अटैक्स जारी हैं। लेटेस्ट अटैक बलूचिस्तान में हुआ है। क्या ये मशरिक वस्ता में जो हो रहा है उससे रिलेटेड है या खाली हमारा ये अंदरूनी मसला है, इस पे बात करेंगे। जलजला आया है अफगानिस्तान में, खौफनाक किस्म का। हेरात में सुबह तकरीबन 11 बजे जलजला आया है। 2000 से जायद लोग मारे गए हैं, उनकी क्या खबर है। और ऑफ कोर्स क्रिकेट वर्ल्ड कप में इंडिया जारियत कर रहा है। ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के साथ इस वक्त जारियत जारी है। लेटेस्ट अपडेट्स ये थी कि इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना ओपनर जीतने वाला है, मगर पाकिस्तानी अवाम के साथ, पाकिस्तानी फैंस के साथ, पाकिस्तानी जर्नलिस्ट के साथ भी इंडियन जो जारियत है वो जारी है। इसके साथ साथ इस सबको जोड़ते हुए हमारा आज एक एक्सपर्ट इंटरव्यू होगा। मेरा साथ दें, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना भी बहुत जरूरी है। कमेंट करना आपका सबसे इंपॉर्टेंट और बुनियादी यूट्यूब पे हक है, जो हक आप प्लीज अपना राइट, फंडामेंटल राइट जिसे इमरान खान साहब कहते हैं, उसको एग्जीक्यूट करें। और ऑफ कोर्स इंडिपेंडेंट रिपोर्टिंग को सपोर्ट करें। मेरी मेंबरशिप ऑप्शंस भी चेकआउट करें। ओके, सो इजराइल स्ट्राइक्स हमास एंड हिजबुल्लाह साइट्स, जो सबसे बड़ा अखबार है अमेरिका का, उसकी आज ये हेडलाइन है। जो कल 30 घंटे पहले जो जंग थी, वो अब खाली जो गजा की पट्टी से जो अटैक हुआ है हमास का और उसका जो रिस्पॉन्स हुआ है, अब वो जंग कहीं और भी चली गई है। लबनान तक वो जंग पहुंचने वाली है। अभी तक लेटेस्ट जो है, 30 घंटे हो गए लड़ाई को। लेटेस्ट नंबर्स ये हैं कि 600 इजरायली मारे गए हैं, 370 जो फलस्तीनी हैं वो अभी तक शहीद हुए हैं। अब ये पूरा तकरीबन 1000 लोग जो हैं वो शिकार हुए हैं इस जंग का। अभी तक 1000 जाने जा चुकी हैं। इजरायली फोर्सेस ने थोड़ी देर कबल ही एक्सचेंज की फायर हिजबुल्लाह के साथ। हिजबुल्लाह ने कल अटैक नहीं किया था, मगर हिजबुल्लाह के साथ भी इजराइल की अब झड़प जो है बॉर्डर पे, लबनान के बॉर्डर पे शुरू हो गई है। अच्छा, कल का थोड़ा सा जायजा लेते हैं, हुआ क्या। अब पहले तो रॉकेट अटैक्स हुए। रॉकेट अटैक्स के बाद फिर इजराइल पे लैंड, सी और एयर के एलिमेंट्स ने, हमास ने अटैक किया। ये तस्वीर आपने देखी हैं, ये जो इमेजेस हैं, ये शॉकिंग थी। अच्छा, ये जो इसका एक जो आप कह सकते हैं एक जो समरी, वो ये है कि बड़े सालों बाद, शायद दहाइयों बाद, जो ग्राउंड कॉम्बैट है वो हुआ इजरायली और अरब फोर्सेस के दरमियान। 22 इजरायली शहर और गांव जो हैं, छोटे छोटे जो शहर और गांव हैं जो उस इलाके में, वो हमास ने क्लेम किया है कि उन्होंने इन्फिल्ट्रेट किए, टेक ओवर किए। अमेरिका से लेटेस्ट, जिधर मैं हूं, अमेरिका से लेटेस्ट ये है कि इधर के जो वजीर खारजा हैं, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन, उन्होंने अनाउंस किया है कि वो इमदाद, फ्रेश इमदाद जो है, ऑब्वियसली ये माली इमदाद भी है, ये फौजी इमदाद भी है, वो इजराइल को भेज रहे हैं। और चंद ही घंटों में ये डिसीजन व्हाइट हाउस से क्लियर ग्रीन लाइट आ जाएगी। ये अभी चंद ही मिनटों पहले उन्होंने इधर संडे के टॉक शोज पे अनाउंस किया है। और एंथनी ब्लिंकन ने यह भी कहा है वाज़ेह तौर पे कि ये हमास और हिजबुल्लाह ने इसलिए ये धावा खोला है, ये महाज खोला है, क्योंकि सऊदी अरब के साथ जो इजराइल की दोस्ती अमेरिका करवाना चाह रहा था, इधर की जो हुकूमत है उसका एक अहद था कि अगले इलेक्शन से पहले ऑलरेडी उसने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, मुत्तहिदा अरब इमारात के साथ दोस्ती करवा दी है इजराइल की। और अब सऊदी के साथ वो दोस्ती अनकरीब होने वाली थी, वो मुआहिदा, वो पैक्ट होने वाला था। इसका पाकिस्तान में भी इसका एक रोल था, मगर अब वो पैक्ट जो है, एंटनी ब्लिंकन कह रहे हैं, वो पैक्ट जो है उसे डिरेल करने की कोशिश की गई है। इजराइल क्या कर रहा है? इजराइल लड़ाई कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है। इजराइल की इतनी बड़ी फौज है, इतनी खौफनाक किस्म की उसकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, मगर वो इस वक्त स्ट्रगल कर रही हैं साउथ में। स्पेशली अभी तक लड़ाई जारी है। हमास क्या कह रहा है? हमास ये कह रहा है कि दर्जनों इजरायली जो हैं वो उसकी कैद में हैं, और इसमें इजरायली फौजी, सीनियर फौजी भी हैं, जिनको उसने गजा की पट्टी में अलग अलग जगहों पे छुपा लिया है। गजा एक बहुत ही, आप कह सकते हैं, डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। कराची की अगर आपने कच्ची आबादियां चेक की हो, लाहौर का अगर आपने समनाबाद देखा हो, तो बहुत ही जैसे साथ साथ छोटे छोटे घर जो होते हैं वो बने हुए हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है
उधर काम करना, उधर ऑपरेट करना, मगर फिर भी इजरायलीज जो हैं बाय एयर और बाय लैंड रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। हमास कहता है कि उसके जो 200-250 लड़के थे जिन्होंने ये पहला जो धावा खोला था, पहला जो फ्रंट किया था, और भी लड़के अब इन्वॉल्व हो गए हैं, तो हमास भी बैक डाउन नहीं कर रहा। उधर लंदन में जो ब्रिटिश मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, लंदन मेट्रोपॉलिटन पुलिस है, उसने ज्यादा पेट्रोल कर दिए हैं क्योंकि लोग सड़कों पे आ गए हैं, थोड़े बहुत प्रोटेस्ट शुरू हो गए हैं, और इसका जो बैनुल अक़वामी जो इम्पैक्ट है, लोग सड़कों पे आ गए हैं, कोई फलस्तीन के लिए आ गया है, कोई इजराइल के लिए आ गया है, उधर झड़पें ना हो जाएं तो उधर जो पेट्रोल है वो ज्यादा हो गए। ये तो जंग का लेटेस्ट इस वक्त जो है वो ये समरी है। मगर जंग जो है वो पाकिस्तान में भी लगी हुई है। साथ पहले अफगानिस्तान से शुरू करते हैं। अफगानिस्तान के हिरात में जो इनका एक वेस्टर्न प्रोविंस है, उधर तकरीबन सुबह 11 बजे लोकल टाइम पे एक अर्थक्वेक हुआ। जो अर्थक्वेक था उसका 6.3 उसका मैग्नीट्यूड था, बहुत बड़ा अर्थक्वेक था। पाकिस्तान में भी इसके शॉक वेव्स, पाकिस्तान के वेस्टर्न प्रोविंसेस में इसके शॉक वेव्स फील किए गए। बहुत सारी रोडें जो हैं वो ब्लॉक हो गई हैं। 2000 से जायद लोग जो हैं वो खदशा है कि वो मारे गए हैं। यूएन जो है, अक़वाम मुत्तहिदा जो है, वो इमरजेंसी सप्लाईज रश कर रहा है। क्या जब भी अफगानिस्तान में कुछ होता है, और चाहे उधर कोई सैलाब आए या और किसी, ऑब्वियसली जंग की वजह से हमेशा एक इम्पैक्ट आता है रेफ्यूजीज का। पाकिस्तान की तरफ बॉर्डर जो है खोल दिया जाता है। इस बार आपको पता है बॉर्डर बंद कर दिया गया है। इनफैक्ट अफगान पनागज़ीन जो हैं, लाखों की में जिनकी तादाद है, उनको पुश आउट किया जा रहा है, निकाला जा रहा है। ये अजीब से वक्त पे पाकिस्तान के लिए, अजीब से वक्त पे अफगानिस्तान में ये जो अर्थक्वेक है, ये जो जल्जला है, ये आया है। इसकी क्या नौयत होगी? ऑब्वियसली एक तो नुकसान तो हुआ है जानी और माली, मगर इसकी पाकिस्तान की इस नई पॉलिसी पे जो हमने हफ्ता 10 दिन पहले ही अनाउंस की है, उस पे क्या इम्पैक्ट होगा, इस वक्त ये बड़ा सवाल है। मगर पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा सूबा है रकबे के हिसाब से, और शायद सबसे इंपॉर्टेंट सूबा है जियोपॉलिटिकली, क्योंकि उधर बहुत सारी कानें हैं, बहुत सारे माइंस हैं, बलूचिस्तान, उधर अनफॉर्चुनेटली एक और धमाका हुआ है। और अभी थोड़ी देर कबल ही उधर के जो पाकिस्तान मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, ये वो इदारा है जो हमारी कानों को, हमारे माइंस को संभालता है, उसके जो प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनको शहीद कर दिया गया है। उनकी जो गाड़ी है उस पर अटैक हुआ है। ये जो लहर है, पाकिस्तानी जो अफसर हैं, पाकिस्तानी जो सिविलियन एहलकार हैं, वैसे भी आम पाकिस्तानी शहरी जो हैं, वो इस लहर में लपटे जा रहे हैं। 300 से जायद इस साल खाली फौजी जवान, एलईएस के एहलकार, एफसी के जवान, पुलिस के जवान, अफसर और ऑफ कोर्स आम पाकिस्तानी शहरी मारे गए हैं। और ये एक और इम्पैक्ट है, ये स्पेशली इंपॉर्टेंट है बिकॉज पाकिस्तान ये जो कानें डेवलप कर रहा है, ये कानें हमने अपने मशरक़ी वस्ता में जो हमारे इत्तेहादी हैं, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और सऊदी अरब को हमने ये कानें बेचनी है, उनके साथ ये काम करना है। इसके लिए हमने एक नई पॉलिसी, एक नया इंस्ट्रूमेंट बनाया है, SIFC। उसका क्या होगा? ये बहुत बड़े लंबे चौड़े सवाल हैं। ये आज हम डेफिनेटली अपने एक्सपर्ट इंटरव्यू में पूछेंगे। मगर इससे पहले कि मैं एक्सपर्ट इंटरव्यू की तरफ चलूं, इंडिया ने क्रिकेट में वही किया है जो एक्सपेक्टेड था। जब मैं ये शो रिकॉर्ड कर रहा था, इंडिया कमबैक मार रहा था, छोटे स्कोर पे ऑस्ट्रेलिया को उन्होंने आउट किया है। कोहली और राहुल साहब जो हैं वो इस वक्त 154 फॉर 3 हैं। ऑब्वियसली अनकरीब जीत जाएंगे। स्कोर ऑस्ट्रेलिया का कम है, इंडिया का दिमाग खराब है, कम से कम क्रिकेट के तौर पे इस तरह से खराब है कि 5 दिन रह गए हैं पाकिस्तान और इंडिया के मैच के लिए, मगर अभी तक किसी पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को अभी तक वीजा नहीं मिला, किसी पाकिस्तानी फैन को अभी तक वीजा नहीं मिला। क्या हिंदुस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है कि पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में बगैर अपने फैंस, बगैर अपनी प्रेस कवरेज के खेलेगी? यस। मगर जो मुल्क बड़ा होता है, जो मुल्क ताकतवर होता है, उसके साथ कभी कभी छोटा मुल्क, छोटे अनासर भी उसको सबक सिखा देते हैं, जैसे हमने देखा है इजराइल में, और वही शायद हम देख रहे हैं इंडिया में। शायद देखें अगर हमारे लड़के बगैर अपने फैन बेस के, बगैर अपनी सपोर्ट के परफॉर्म कर जाएं। ये मोटा मोटा आज की ये समरी है। मगर अब चलते हैं मेन जो हमारा आज इंपॉर्टेंट इंटरव्यू है, जबरदस्त
किस्म के मैंने एनालिस्ट को, संडे को एनालिस्ट पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, मगर इस एनालिस्ट ने प्रिडिक्ट किया था, 3-4 दिन पहले ही प्रिडिक्ट किया था कि ये होने वाला है जो हो रहा है मशरिक वस्ता में, इजराइल में। ये कौन एनालिस्ट हैं, ये क्या कहते हैं, इनसे 5 मेरे मुद्दे हैं। वो 5 मुद्दे जो हैं वो मेरा साथ दें, सुने वो मुद्दे क्या हैं, आपको कैसे इफेक्ट करते हैं, रीजन को कैसे इफेक्ट करते हैं, और ऑब्वियसली ओवरऑल जो इस्लामी दुनिया है उसको कैसे इफेक्ट करते हैं। इस सब के लिए अब चलते हैं महाज के दूसरे हिस्से की तरफ, मेरा साथ है। ओके, सो हर चीज को ब्रेक डाउन करना चाहिए। आज मैं 5 डिफरेंट सेक्शंस में 5 डिफरेंट सवाल उठा रहा हूं ताकि ये जो इतनी बड़ी जंग लग गई है इसको हम ब्रेक डाउन कर सकें। पहले तो, हाउ डिड दिस अटैक हैपन, हुआ कैसे, इंटेंट क्या थी, ये क्या सोच रहे थे, हमास को क्या चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, इस वक्त क्यों हुआ, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त मशरिक वस्ता में बहुत सारी चीजें हो रही हैं, पाकिस्तान भी उनमें इन्वॉल्व है, ये इस वक्त क्यों हुआ, तो टाइमिंग के बारे में हम पूछेंगे। तीसरा सवाल, कैपेसिटी, कैसे हो गया, ओ आसमान से, जमीन से, पानी से, हर जगह से अटैक हुआ है, पहले ऐसा नहीं हुआ, और इजराइल सरप्राइज कैसे हो गया, हमास को क्या कहीं और से मदद थी, दरकार थी, मिली, नहीं मिली, सवाल बनता है। चौथा, बैनुल अक़वामी इम्पैक्ट क्या होगा, अमेरिका से लेकर पाकिस्तान तक, हमारे खित्ते तक लोग, हुकूमत, अलग अलग जो गवर्नमेंट्स हैं लरज चुकी हैं, खड़ी हो गई हैं, और ऑलरेडी एक दुनिया में जंग लगी है, उस पर क्या इंपैक्ट होगा, यूक्रेन वाली, रशिया वाली की जंग की बात कर रहा हूं। और लास्टली, वेरी इंपॉर्टेंटली, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, पाकिस्तान के लिए क्या इंपैक्ट होगा। हम एक अजीब से खित्ते में रहते हैं, इंडिया प्रो इजराइल है, ईरान एंटी इजराइल है, अफगानिस्तान के तालिबान एंटी इजराइल है, हम इस वक्त ना 3 में हैं ना 13 में हैं, हम किधर हैं, हमारा क्या मौकिफ होगा, ये बड़े बड़े जो 5 सवाल हैं, ये मैं अकेला नहीं डील कर सकता, मगर मेरे दोस्त कामरान बुखारी डेफिनेटली इस मामले से डील कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। Good morning, Wajahat. Walaikum salam. Thank you for having me again. All right. So, Baijan, you, sir, mashallah se, are the Senior Director for Eurasian Security and Prosperity at the New Lines Institute for Strategy and Policy in Washington, first of all. Second of all, you are the most well-versed expert we've had of late here to tell us the basics. Basics मुझे चाहिए, 15 मिनट है मेरे पास कमरान, इससे ज्यादा नहीं। I need you to put your briefing hat on. टाइमिंग के बारे में बताएं, इंटेंट के बारे में बताएं, इस वक्त ये अटैक क्यों हुआ है और इस तरीके से क्यों हुआ है और काय को हुआ है, जैसे हैदराबादी उर्दू में कहते हैं, काय को हुआ है। काय को हुआ है तो उसका जवाब मैं यूं दूंगा कि देखें क्या हो रहा था इस हमले से पहले। सबसे बड़ी खबर क्या थी, सऊदी अरब जो है वो इसराइल से अपने ताल्लुकात नॉर्मलाइज कर रहा था। इस बात की तस्दीक जो है खुद जो वली अहद हैं क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS, उन्होंने जो है आके की फॉक्स न्यूज टेलीविजन के जो है एक इंटरव्यू में। इसी तरीके से जो है इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने भी इसकी तस्दीक की, और उससे पहले जो है ये खबरें चल रही थी और ये कोई जो है ना ढकी छुपी बात नहीं थी। तो देखें, इससे हमास और ईरान को बहुत नुकसान होना था। हमास को नुकसान ये था कि पहले से हमास गजा की पट्टी के अंदर, गाजा स्ट्रिप के अंदर आइसोलेटेड है, अंडर सीज है, और कोई भी पेशरफ्त फलस्तीनी तनाज़े के ऊपर उसका महवर वेस्ट बैंक होना था, और वेस्ट बैंक में हमास नहीं है, और हमास के मजीद आइसोलेट हो जाने का खदशा था, क्योंकि अगर इतना बड़ा मुल्क इसराइल के साथ नॉर्मलाइज कर जाता है तो फिर जो हमास की सियासत है, कॉन्फ्रंटेशन की, मिलिटेंसी की, एक इस्लामिस्ट पैलेस्टाइन बनाने की, वो उसको बहुत सख्त नुकसान पहुंचना था। ऊपर से इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव डाला हुआ है कई सालों से, यहाँ तक कि इजरायली इंटेलिजेंस ने ईरान के अपने अंदर अंदरूनी तौर पे उसको पेनिट्रेट कर दिया है। इसके ऊपर मेरा मजमून आया था कुछ साल पहले, जब उनके बहुत बड़े एक साइंटिस्ट को मार दिया गया था एक गन अटैक में। तो और उसके अलावा तंसीबात पे हमले होते हैं ईरान के अंदर, तो ईरान के ऊपर बड़े शदीद दबाव है। ईरान को बड़े अरसे से जो है वो वीक लग रहा था, ईरान को डेमोन्स्ट्रेट करना था कि मैं वीक नहीं हूँ। तो ये किस तरीके से करेगा? हिजबुल्लाह को तो नहीं कह सकता, क्योंकि हिजबुल्लाह जो है अगर करेगी तो फिर सीरिया के जो है ना शिराजे का बिखरने का जो है ना डर है,
لبنان کے اپنے مسائل کی کوئی کمی نہیں, وہ پاکستان کی جو ہے نا طرف وہ ملک ہے جو کہ ایک جو ہے بینکرپسی کے دہانے پہ جو ہے نا وہ منڈلا رہا ہے. تو یہاں پہ انٹرسٹ حماس کے اور ایران کے کنورج ہوئے ہیں, اور ایران نے وہ مدد فراہم کی ہے جس کی وجہ سے یہ اچانک یہ حملہ ہوا ہے. یہ اس حملے کی کا جو ہے جیو پولیٹیکل اسٹریٹجک کانٹیکسٹ ہے. ٹھیک ہے, اوکے, بٹ لیٹس ٹاک اباؤٹ کیپیسٹی ناؤ. یہ جو کیپیسٹی تھی, یہ جس طریقے سے ایک تو ایگزیکیوٹ کی گئی, پھر جس طریقے سے ڈسٹریبیوٹ کی گئی, جس لینڈ سی ایئر ایلیمنٹس یوز کیے گئے, لکس لائک اے ہالی ووڈ پروڈکشن. مطلب شاک اینڈ آ جسے کہتے ہیں, 20 سال پہلے جو ہم نے شاک اینڈ آ امریکہ نے جب اٹیک کیا تھا, ایگزیکٹلی 20 سال پہلے, وہ نظر آتا ہے اس قسم کا. مگر ایک چھوٹی سی آرگنائزیشن حماس کیا ہے, ایک ملیٹنٹ آرگنائزیشن ہی ہے. ہاں, اس کے گورنمنٹ ٹائپ فنکشنز بھی ہیں, وہ ایک گورنمنٹ ٹائپ رول بھی ہے اس کا, ایمبولینسیں بھی چلاتا ہے, ٹیکس بھی شاید اکٹھا کرتا ہے. مگر اوور آل ہاؤ ڈیڈ اٹ گیٹ دس کیپیسٹی, کیپیسٹی کیسے بلڈ اپ ہوئی؟ جی, آپ نے بہت اچھا سوال کیا ہے. دیکھیں ابھی تک کیا ہو رہا تھا, ابھی تک 2 فیزز سے حماس گزری ہے. ایک فیز تھا جو حماس کا قیام ہوا 87 کے اندر, اور 1987 سے لے کے 2004 تک سوسائڈ بومبنگز کا ٹریڈ کرافٹ جو ہے وہ حماس نے ڈیولپ کیا, اس کو ڈپلوائے کیا, اور بہت بڑی کیمپین اسرائیل پراپر کے اندر, یعنی میں اس وقت ویسٹ بینک اور غازہ کی بات نہیں کر رہا, اسرائیل کے اپنے شہروں کے اندر اس زمانے میں حملے ہو رہے تھے, کیونکہ غازہ جو ہے اس کے اوپر بھی قبضہ تھا اسرائیل کا. تو غازہ جو ہے وہ آکوپائڈ ٹیریٹری تھی. 2004 میں بالآخر اسرائیلی انٹیلیجنس نے جو ہے وہ پورے کا پورا نیٹ ورک, وہ پوری جو مشین تھی جو حماس کی تھی, جو سوسائڈ بومبنگ کی کیمپین کو پروڈیوس کر رہی تھی, اس کی کھوج لگا لی انہوں نے, اور پھر اس کو نیوٹرلائز کیا. ڈیکیپیٹیشن سٹرائکس ہوئیں, ان کی تنصیبات کو اڑا دیا گیا, اور اچانک وہ ایک شاک اینڈ آ آپریشن تھا جس میں حماس کے پاس اب وہ کیپیبلٹی ٹو پل آف سوسائڈ بومبنگز نہیں رہی. اس کے 1 سال کے بعد اسرائیل فیصلہ کرتا ہے کہ اب ہمیں غازہ اسٹرپ سے وڈرا کرنا ہے, حماس کمزور ہو چکی ہے, سوسائڈ بومبنگ کر نہیں سکتی, یہاں سے نکلتے ہیں, اس علاقے پہ قبضہ رکھنا, یعنی جو 1967 کی جنگ سے چلا آ رہا تھا قبضہ, وہ اب ان کے فائدے میں نہیں. تو وہ نکل آئے. اب اس نے ایک نئی کیپیسٹی حماس کو ڈیولپ کرنے کی کوشش کی, ایک تو بحیثیت سیاسی گروہ کے اور گورننگ گروپ کے, لیکن سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ ناؤ دے اسٹارٹڈ ٹو ڈیولپ راکٹ فائرنگ کیپیبلٹی. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 4-5 جنگیں ہو چکی ہیں 2008 سے لے کے اب تک, جس میں راکٹ فائر کی وجہ سے حماس کا ڈیسیژن ٹو فائر راکٹس نے جنگ کریٹ کی 4-5 مختلف جو ہے نا موقعوں کے اوپر ان سالوں کے درمیان, اس واقعے سے قبل. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ایک جو ہے نئے طریقے کی کیپیبلٹی ہے, جس میں آپ بتایا جاتا ہے کہ کئی 100 ملیٹنٹس جو ہیں انہوں نے سیکرٹلی جو ہے براستہ سمندر, لینڈ اور ایئر پیراگلائڈنگ کے تھرو اسرائیل کو پینیٹریٹ کیا اور جا کے یہ کارروائی کی, جس میں بتایا جا رہا ہے کہ 300 کے قریب اسرائیلی مارے جا چکے ہیں. یہ چیز اچانک نہیں ڈیولپ ہوتی. ہاں, آپ کے پاس ایک پرائر ایکسپیرینس ہے, جیسے میں نے ذکر کیا سوسائڈ بومبنگز کا, ایز اے پیراملٹری گروپ کا, حزب اللہ سے آپ نے بہت سارا ٹریڈ کرافٹ سیکھا ہے, ایران سے بہت سارا ٹریڈ کرافٹ سیکھا ہے. لیکن اس میں جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ایک لو ٹیک ہے, یعنی اس میں کوئی ٹیکنالوجی اتنی درکار نہیں. راکٹ فائر میں پھر بھی ٹیکنالوجی درکار ہوتی ہے. اس میں آپ کو ہیومن ویئر ڈیولپ کرنا ہوتا ہے, لوگوں کو ٹرین کرنا ہوتا ہے, موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے. لیکن سب سے اہم جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ جب یہ پلان کر رہے ہیں اور جب تک ایگزیکیوٹ نہیں کرتے تو آپ بالکل سیکریسی مینٹین کریں. یہ مینٹین کرنا جو ہے بڑی سے بڑی انٹیلیجنس ایجنسی کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے. تو یہ چیز ہے جس نے سرپرائز کیا ہے, دی ایبلٹی ٹو پلان, پلاٹ اینڈ ایگزیکیوٹ بلو دا ریڈار. تو یہ چیز جو ہے, اور یہ کوئی مطلب بڑی بات ضرور ہے, لیکن دیکھیں بڑی سے بڑی طاقت بھی جو ہے نا وہ اوور ٹائم جو ہے ایگزاسٹ ہو جاتی ہے. اس کی ولنریبلٹی پوائنٹس بن جاتے ہیں جس کو دوسری طاقتیں جو ہیں وہ ایکسپلوئٹ کرتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ موساد اور آئی ڈی ایف انٹیل کا جو سسٹم ہے اس کے اندر جو ہولز تھے, لوپ ہولز تھے, ان کو بالآخر جو ہے حماس نے پینیٹریٹ کیا ہے, اور اس کا ثبوت ہمیں اس حملے میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. سو ایک جو سائیکل بنی ہوئی تھی, یہ ادھر سے 6-8 یا 30-40 راکٹ مارتے تھے, ادھر سے ان کی F-16s آتے تھے, وہ تباہی کرتے تھے,
किल रेशियो जो था कि तुम एक मारोगे हम 4 मारेंगे, शोले वाला किल रेशियो उन्होंने रखा हुआ है इजरायलीज ने कि अगर 5 इजरायली मारे जाते हैं तो उधर 20-25 लोग दूसरी साइड पे ये शहीद करते हैं। ये चल रहा था, हमने पिछले सालों में देखा, सिक्लिकल था, रिसाइकल तोड़ी है हमास ने। मगर अब 2 सवाल, एक तो इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर, उस खिते की सबसे बड़ी इंटेलिजेंस रेजीम है इजराइल की, जबरदस्त किस्म की उनकी इंटेलिजेंस रेजीम है। इनफैक्ट उनके एडवाइजर्स ने हिंदुस्तान को एडवाइस किया हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ। इजरायली इंटेलिजेंस मजाक नहीं है, फिल्में बनती हैं, किताबें लिखी जाती हैं आज भी मोसाड के बारे में। एक तो फेल कैसे हो गया, मगर होल्ड दैट थॉट कि फेलियर हुआ कैसे है। 250 लड़का, अगर हम खाली बेयर मिनिमम अगर इसको स्टडी करें कि 250 लड़का तैयार करना, उसको फिर इन्फिल्ट्रेट करवाना, उसको मूव करवाना, उसको ट्रेन करना, ये सब मजाक नहीं है, नजर आता है हर किस्म की। प्लस इनके इत्तेहादी इधर वॉशिंगटन में, बाकी मगरबी दुनिया में वो भी देखते हैं इस खत्ते को, तो किसी ने नहीं स्पॉट किया। खाली इजराइल पे नहीं बात, ये सब पे जो इत्तेहाद है, मगरबी इत्तेहाद, उस पे भी ये बात आती है, सवाल बनता है। तो दैट्स वन क्वेश्चन। बट बिफोर यू गेट इनटू दैट इंटेलिजेंस फेलियर, कामरान बुखारी, हमास है कौन? हम में से बहुत सारे लोग हैं जिनको बस याद है कि भाई 80s में यासिर अराफात होता था, उसके बाद उसकी पार्टी जो है उसका नया लीडर आया, और दैट्स द एंड ऑफ दैट। हमें थोड़ा सा ब्रेक डाउन खित्ते के बारे में करके बताएं। गजा में हमास आता है, वेस्ट बैंक में फतह आती है, एग्जैक्टली डायनामिक्स क्या हैं? एक छोटी सी मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन, साइड पे इस्लामिक जिहाद भी है, फलस्तीनी इस्लामिक जिहाद। थोड़ा सा हमें फैमिली ट्री बताएं कि कौन लोग हैं, इनको कौन चलाता है, इनकी क्या शिया हैं, सुन्नी हैं, इंटरनेशनल इनके दोस्त हैं, ईरान से कैसे दोस्ती हुई, थोड़ा सा हमें पस मंजर बताएं। जी, इस पे तो मैं एक पूरा कोर्स आजकल पढ़ा रहा हूँ यूनिवर्सिटी में, लेकिन मैं हमारे पर्पसेस के लिए कंडेंस करता हूँ। देखिए, ये ओरिजिनली 1987 से पहले जो है ये जानी जाती थी एज द पैलेस्टीनियन ब्रांच ऑफ द मुस्लिम ब्रदरहुड। ना ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन थी, यहाँ तक कि सियासी ऑर्गेनाइजेशन भी नहीं थी, क्योंकि ये मुस्लिम ब्रदरहुड अपने आप को नहीं कहती थी। ये ज्यादातर जो है गजा में थी, वो उनका कोर टर्फ है, लेकिन वेस्ट बैंक में भी इनका अच्छा खासा प्रेजेंस था। तो ये मुख्तलिफ लोकल नामों से, जैसे जो है ना इस्लामिक एसोसिएशन के नाम से, ये मसाजिद पे कंट्रोल, चैरिटी वर्क, बेसिकली ग्रास रूट्स जो हैं, रिलीजियस एंड ह्यूमैनिटेरियन एक्टिविटीज में ये थी। और ये 67 से लेके 87 तक 20 साल के पीरियड में बिल्कुल एपॉलिटिकल, नो हिंट ऑफ मिलिटेंसी। इनफैक्ट उस जमाने में पीएलओ मिलिटेंट थे, और ये पीएलओ इनको क्रिटिसाइज करता था कि आप जो है फलस्तीनी जो नेशनल स्ट्रगल है उसमें आप हिस्सा ही नहीं ले रहे, तो आप एब्सेंट हैं। और लेकिन इन्होंने अपने आप को वो रखा हुआ था। यहाँ तक कि इनके ऑक्यूपाइंग इजरायली फोर्सेस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात है। यानी ये गजा में और वेस्ट बैंक में इनके जो लोकल ऑक्यूपाइंग जो अथॉरिटीज थी आईडीएफ की, उनके साथ इनके बड़े अच्छे ताल्लुकात, ये वेल डॉक्यूमेंटेड है। इनके लीडर महमूद जहार जो है, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ हमास, ही स्टिल अराउंड। वो उस जमाने में जो है वो फ्रीक्वेंटली मुलाकात किया करते थे लोकल जो जर्नैल होते थे जो ना ऑक्यूपेशन फोर्स के, और इन्होंने दूर रखा। 87 में जब इंतफादा, पहला इंतफादा शुरू हुआ, अपराइजिंग शुरू हुई, जबकि एक इजरायली ट्रक ने 4 फलस्तीनियों को जो है वो कुचल दिया था, उसके बाद अचानक जो है वो गुस्से का जो बड़े अरसे से लावा पक रहा था वो फट गया और मुजाहरे शुरू हो गए। तो उसके बाद इनको हुआ कि भाई हम अब इस दौड़ में पीछे रह जाएंगे अगर हमने अब भी ए पॉलिटिकल स्टैंड रखा। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम बहसियत हमास एक्रोनिम है फॉर इन इस्लामिक रेजिस्टेंस मूवमेंट, अरबिक का एक एक्रोनिम है जिसको हम मतलब एंग्लिसाइज किया हुआ है हमने। तो हमास, और फिर उसके बाद हमास का जो एक्रोनिम है वो मकबूल हो गया। तो हमास ग्रू आउट ऑफ दैट, और फिर इन्होंने अपने आप को यानी पहले तो ये पॉलिटिकल थे, तो वो सरहद पार करके सीधा ये मिलिटेंसी में जो है घुस आए, और इन्होंने मिलिटेंसी, और फिर उसके बाद जो है वो, जैसे मैंने जिक्र किया, सुसाइड बॉम्बिंग का ट्रेड क्राफ्ट डेवलप किया, और उस पूरे के पूरे सिचुएशन का फायदा उठाया। यासर अराफात की तंजीम पीस बना रही थी, तो फ्लिप हुआ। यासर अराफात के फतह और पीएलओ जो है वो पीस प्रोसेस, इंटरनेशनल रिकग्निशन, फॉर्मेशन ऑफ पैलेस्टीनियन स्टेट की तरफ आ गए। ये लोग जो हैं, इन्होंने वो मेंटल जो वैक्यूम था सो कॉल्ड रेजिस्टेंस का, और उसमें इस्लामिक रेजिस्टेंस को ले आए।
تو یہ انہوں نے شروع کیا. تو یہ ان کی ایک ٹریجیکٹری ہے. جیسے میں نے ذکر کیا 2005 میں جب جو ہے 2004 میں ان کا سوسائڈ بامبنگ نیٹ ورک جو ہے وہ سمیش کیا گیا, 2005 میں غزہ سے وڈرا ہوا, اس کے بعد انہوں نے 2006 کے الیکشن میں حصہ لیا ایز اے پولیٹیکل موومنٹ اور سویپ کیا اس الیکشن کو, یعنی 74 سیٹس آؤٹ آف 120 تو انہوں نے جیت لیا بوتھ ویسٹ بینک اینڈ غازہ میں. اور اس کے بعد that set the stage for a civil war, intra-Palestinian civil war with فتح کا اسٹرانگ ہولڈ ویسٹ بینک تھا, ان کا تھا غازہ. پہلے انہوں نے مخلوط حکومت بنانے کی کوشش کی, نہیں بن سکی. جون 2007 میں جو ہے ان کے اوپر پابندی لگنے والی تھی ویسٹ بینک میں, انہوں نے پریمپٹ کیا اور فتح کو چلتا کیا غزہ سے اور غزہ پہ قبضہ کر لیا. اس وقت سے 2007 سے لے کے اب تک یہ رولنگ گروپ ہے. آپ نے پیلسٹینین اسلامک جہاد کا ذکر کیا, وہ ایک چھوٹا گروپ ہے جو ان کا حلیف ہے, وہ ڈائریکٹلی اینڈ ہوللی اینڈ سوللی اونڈ اینڈ آپریٹڈ بائی ایران ہے. ٹھیک ہے, ماشاءاللہ ان کے بھی تعلقات ایران کے ساتھ ہیں. یہ ایک سنی گروپ ہے, مسلم بردرہڈ ہے, لیکن ان کے اندر کچھ سلفی آئیڈیالوجیز بھی ہیں, چھوٹی موٹی جہادی آئیڈیالوجیز بھی ہیں. تو یہ ایک عجیب امالگم ہے ڈفرنٹ سٹرینز آف اسلامسٹ جو ہے نا ایکٹیویزم کا. چاہتے کیا ہیں پولیٹیکل, ان کا آبجیکٹو کیا ہے؟ ان کا پولیٹیکل آبجیکٹو بھائی یہ ہے کہ ایک تو ویسٹ بینک اور غازہ کے اندر صرف جو ہے وہ فلسطین نہیں ہونا چاہیے, فلسطین جو ہے پورے لینڈ پہ ہونا چاہیے. اسرائیل کو جو ہے یہ ختم کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ اس میں تو انہوں نے کوئی لچک نہیں دکھائی, کچھ نہیں کیا, یہاں تک کہ جب جو ہے ان کے اوپر جو پابندی لگی وہ اسی بات پہ ہے کہ یہ اسرائیل کو ریکگنائز نہیں کرتے. تو ٹو اسٹیٹ سولوشن جو ہم کہتے ہیں وہ نہیں ہے, they don't want a two state solution. ہاں, ٹو اسٹیٹ سولوشن ہی, یہ ون اسٹیٹ سولوشن چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ ان کا جو ہے نا گول ہے. لیکن جو گول اپنی جگہ ہوتے ہیں, صلاحیت ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے, صلاحیت نہیں ہے ان کے پاس. صلاحیت یہی ہے کہ جو ہم دیکھتے آئے ہیں, سوسائڈ بامبنگز, راکٹس, اور اب یہ کمانڈو اسٹائل اٹیک. اچھا, اوکے, سو ناؤ لیٹس ایکسپینڈ. ہم زوم ان کیا, زوم آؤٹ کرتے ہیں پھر سے ایک بار. انٹرنیشنل امپیکٹ مجھے اب پلیئرز کا بتائیں. کل ہم بات کر رہے تھے, ہم ایک گروپ پہ ہیں, زبردست آپ کا تجزیہ آ رہا تھا اس گروپ پہ, الگ الگ, میں نے بھی اس پہ بات کی کل. I'd like to hear from you. الگ الگ جو عرب ممالک ہیں ان کی الگ الگ لینگویج تھی. یو اے ای کی لینگویج, یو اے ای اب اسرائیل کا آپ کہہ سکتے ہیں دوست ہے, ٹیکنیکلی اتحادی ہے, اس کی لینگویج بہت سافٹ تھی, مگر آبویسلی قطر کی لینگویج سخت تھی, ایران کی لینگویج آبویسلی ایکسپیکٹڈلی سخت تھی, سعودی کی لینگویج میانہ روی اختیار کر رہی تھی, طالبان کی لینگویج بہت سخت تھی, پاکستان کی لینگویج نہ 3 میں تھی نہ 13 میں تھی, وہی جو 50-60 سال سے پاکستان بول رہا ہے وہی تھی. تو ایکسپینڈ دس ریجنلی, آبویسلی امریکہ کا ہمیں پتہ ہے امریکہ کدھر کھڑا ہوا ہے. تھوڑا سا ہمیں انٹرنیشنل پلیئرز کے بارے میں بتائیں, اور پھر لیٹس گو بیک ٹو لیسنس فار پاکستان ان دی اینڈ. دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ بیسکلی عرب ممالک کے لیے خطرہ ہے. عرب ممالک کے لیے اس لیے خطرہ ہے کہ اگر فلسطینی کانٹیکسٹ میں, فلسطینی لینڈسکیپ میں اسلامسٹ گروپ جو ہے فتح کو یا اولڈ پی ایل او کو یا پیلسٹینین اتھارٹی جس کی جو ہے وہ ٹانگیں لڑکھڑا رہی ہیں اور جو بہت ویک ہو چکی ہے, اندرونی کرپشن ہے, اندرونی جو ہے ان کے فسادات ہیں, لیڈرشپ کا فقدان ہے, ان کے بیسٹ ڈیز اور وے بیہائنڈ دیم, اس کے زوال میں اگر حماس اس ویکیوم کو ایکسپلوئٹ کرتی ہے تو یہ عرب ممالک کے لیے خطرہ ہے, کیونکہ پھر اور جگہوں پہ اسلامسٹ موومنٹ انرجائز ہونے کا خدشہ ہے, بالخصوص ایجپٹ کے اندر, کیونکہ غزہ ایجپٹ کے ساتھ لگتا ہے اور ایجپٹ میں مسلم برادرہڈ ہے, اٹس the mother ship of the Muslim Brotherhood in the region. سعودی عرب کا ماڈل جو ہے, جو مطلب مسلم اسٹیٹ کا یا اسلامک اسٹیٹ کا, اس کو بھی چیلنج یہ کرتے ہیں, and everybody falls on the same page. کسی کے انٹرسٹ میں نہیں ہے کہ حماس کو فائدہ ملے. تمام عرب ریاستیں یہ جانتی ہیں کہ دیکھیں ہم کمزور ہیں, مطلب ٹو ویرینگ ڈگریز. ظاہر ہے سعودی عرب میں اور ایجپٹ میں فرق ہے, سعودی عرب میں اور جارڈن میں فرق ہے, لیکن ریالٹی از کہ ہمارا خطہ عرب ورلڈ ڈیوائیڈڈ ہے, ہم کمزور ہیں, نان عرب پاورز کا اس میں ڈومیننس ہے, اسرائیل, ایران اینڈ ٹرکی. تو ہم اس میں سروائیو کیسے کریں؟
we cannot allow कि जो बाहर के जो forces हैं ईरान and even Turkey वो फलस्तीनी तनाज़े को यूज करके तो हमारे इलाके को जो ऑलरेडी पेनिट्रेटेड है, ईरान ने इतना पेनिट्रेट किया हुआ है अरब वर्ल्ड को, वो मजीद जो है ना कोई हालात खराब हो। और खास तौर पे देखिए ये जो गजा की लड़ाई है ना, ये एक छोटा थिएटर है, ये एक माइनर थिएटर है। अगर खुदा ना खास्ता यही लड़ाई वेस्ट बैंक में शुरू हो जाती है तो उसका तो मतलब जॉर्डन, इराक, सीरिया, सऊदी अरब के ऊपर असर पड़ेगा और फिर तो वी आर टॉकिंग अबाउट डूम्सडे सिनेरियो। तो वो उसको रोकने के लिए इन्होंने कहा भाई देखो फलस्तीनी रियासत बनने नहीं वाली, क्योंकि फलस्तीनी आपस में लड़ते हैं, इजरायली जो है और फलस्तीनी वो लड़ते हैं, इजराइल मुझे ना कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करने के लिए तैयार, वो क्यों करे? तो कैन वी वर्क विद इजराइल इस फर्स्ट टू नॉर्मलाइज रिलेशंस, और बाद में देखेंगे फलस्तीनी रियासत कब बनती है, कैसे बनती है, क्यों बनती है। ठीक है, ये ट्रेजेक्टरी है। इसको जो है टॉर्पीडो करने के लिए हमास काम कर रही है और उसका सबसे बड़ा सपोर्टर ईरान काम कर रहा है इसके ऊपर। तो ये इस वजह से आपको बयानात जो आते हैं ना वो ऑब्फिस्केशन के लिए होते हैं बाय डिजाइन। पब्लिक स्टेटमेंट्स में कभी कोई रियासत ये नहीं कहती कि यार हम ये करने वाले हैं, दैट वुड नेवर हैपन। उनका मकसद ये होता है कि जो है वो एक प्लेस होल्डर का। सो आई वुडंट गो टू मच ऑन द स्टेटमेंट्स। रियलिटी ये है कि इंपेरेटिव्स और कंस्ट्रेंट्स क्या हैं। आई थिंक इंपेरेटिव्स और कंस्ट्रेंट्स के लेवल पे, एक हाई लेवल पे तमाम ममालिक एक ही बात कर रहे हैं। हमास ये एक मुहिम्मा है, फलस्तीनियों को हमें कुछ दिलाना है, क्योंकि उनको दिलाए बगैर जो है हम इस खत्ते को स्टेबलाइज नहीं कर सकते। इजराइल को रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, वो हम कर नहीं सकते जब तक कि फलस्तीनियों को कुछ ना कुछ मिले। ठीक है, ये बात वर्बेटम जो है मोहम्मद बिन सलमान ने की है। आई एम नॉट द वन पैराफ्रेजिंग दिस। ये उसने कहा, ये नहीं कहा कि हम रियासत दिलवाएंगे, उन्होंने कहा आई वांट टू मेक लाइफ इजी फॉर द पैलेस्टीनियंस। ठीक है, उनका क्या मकसद है कि रियासत मिल जाएगी, सबको पता है रियासत नहीं मिलने वाली अनकरीब मुस्तकबिल में, तो उस कुछ ना कुछ कंसेशंस मिले ताकि इस चीज को कोई मजीद डिस्टेबलाइज ना हो सके। ये एक बहुत बड़ा मुहिम है। एक तरफ इजराइल है, दूसरी तरफ हमास है, ऊपर से ईरान पंगे ले रहा है, एक्सप्लॉइट कर रहा है इस चीज को। तो द अरब्स आर स्ट्रगलिंग विद दिस, और पीछे टर्की भी है। टर्की इस वक्त अलीफ बना हुआ है अरब्स का। वो टर्की इज प्लेइंग बॉल राइट नाउ, क्योंकि वो रशिया, ब्लैक सी, साउथ कॉकेसस की तरफ ज्यादा फोकस किए हुए, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जियोपॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट ज्यादा है। लेकिन Turkey is the former colonial power of this region. ठीक है, तो they would want to be able to establish order here. उनका बहुत बड़ा border लगता है जो ना सीरिया के साथ, लेकिन वो long term है. So this is the messy landscape in which Saudi Arabia and the other Arab states have to live. ठीक है, but now let's bring it back home. Let's bring it to the Islamic Republic of Pakistan. अब हम किधर खड़े हैं? अब हम में से कुछ हमारे दोस्त हैं जो अरबियों से ज्यादा अरबी हैं, ऑब्वियसली, ठीक है, मगर पाकिस्तान का एक इंटरेस्टिंग एक मिलिट्री भी एक रिलेशनशिप इस खत्ते के साथ रहा है। PAF pilots have shot down IAF aircraft. ये हुआ है। ऑब्वियसली उस किस्म की इंटरवेंशनिज्म हम आज नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो बदल गई है, एटलीस्ट अनऑफिशियली बदल गई है। पाकिस्तान इस वक्त किसी पोजीशन में नहीं है, ना इकोनॉमिकली ना जियोपॉलिटिकली, मगर वी लिव इन एन इंटरेस्टिंग नेबरहुड। इंडिया टोटली प्रो इजराइल एट दिस पॉइंट। मोदी ने अनइक्विवोकली कहा मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं। ईरान का हम सबको पता है, अभी आपने बताया। तालिबान, द एमिरेट, हमारे भाई सो कॉल्ड, वो जो हैं उन्होंने तो तकरीबन ऐलान जंग ही डिक्लेयर कर दिया कि ये हमें, और इनफैक्ट न्यूज चल रही है कि उन्होंने ईरान, इराक और उर्दन से कहा है कि हमें सेफ पैसेज दो ताकि हम जाके लड़ाई करें। तो हाउ इज दिस गोइंग टू इम्पैक्ट पाकिस्तान? स्पेशली इसका एक इकोनॉमिक एंगल भी है। हम वो 20-25 बिलियन अरब डॉलर का वेट कर रहे थे कि अरबियों के अरबी आएंगे, जब इस खित्ते में पीस आएगा तो जो हमें भी एक ठेका मिल जाएगा, कोई छोटा सा कुछ बनाने चलाने का। वो ठेका तो अब नहीं मिलना, क्योंकि पीस इज नॉट एनी टाइम सून। इसको जरा एक्सप्लेन करें। देखिए, पाकिस्तान is nowhere in this game. Pakistan wants to be in this game for whatever reason, ideological, material, जो भी है, लेकिन रियलिटी ये है कि पाकिस्तान has no stake in it, क्योंकि पाकिस्तान एक रियासत है जो लड़खड़ा रही है और अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। पाकिस्तान has problems that are more inward, social problems, political problems, economic problems,
there's security issues. यहाँ पाकिस्तान कोई रोल नहीं अदा कर सकता. पाकिस्तान अगर कोई करेगा रोल अदा तो वो as an auxiliary to what Saudi Arab and UAE and the would want it to play. Otherwise पाकिस्तान का कोई रोल नहीं है. अगर वो कहते हैं कि भाई जंप, तो पाकिस्तान कहेगा how high sir, ठीक है. So I'm sorry, this is exactly what it is. I mean, I see it, Pakistani origin person. I don't say this with, खुशी से नहीं कह रहा, लेकिन this is the reality that हमें जो है इसको embrace करना है. ये हम अपने आप को पाकिस्तानी इस मोड़ पे ले आए हैं कि जहां we have become dependent heavily on दूसरे क्या चाहते हैं, उनके क्या इंटरेस्ट हैं, और उसमें से फिर अगर हमें कुछ मिल जाए तो हम गनीमत समझते हैं, और हमें समझनी भी चाहिए क्योंकि हालात ही ऐसे हैं. तो I don't think we have any stake in this. We don't have any horse in this race. ठीक है, हम दूसरे के घोड़ों की शायद मालिश कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारा अपना कोई घोड़ा नहीं है इसके अंदर. हाँ, अब लेसन क्या है यहाँ पे देखें. आपके साथ प्रॉब्लम क्या है? इजराइल ने क्या किया है? बॉर्डर पास से हमला होता है ना, they take it very seriously. वो ये नहीं कहते कि हाँ भाई जो है अच्छा यार बातचीत करेंगे, स्टेटमेंट इशू कर देते हैं. They can't afford to. ठीक है, और जिन मुल्कों ने अपने आप को मजबूत रखना होता है, हर मुल्क की वल्नरेबिलिटी होती है, इजराइल की भी है, लेकिन मुल्क वो तरक्की करते हैं जो अपनी डिफेंस को, अपने जो है इकोनॉमिक वेलबींग को सीरियसली लेते हैं. Now apply that logic to what is happening in Afghanistan and Pakistan-Afghanistan border. TTP हमले किए जा रही है, और हम क्या कर रहे हैं? कभी बात करते हैं, कभी जो है मतलब बॉर्डर बंद कर देते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी कुछ करते हैं, कभी उनके बंदे छोड़ देते हैं. So there is absolute total pandemonium in Islamabad. The lesson to learn is कि there is no way कि आप अपने ऊपर अंदरूनी हमले बंद कर सकते हैं. You have to go on the offensive, just like the Israelis do. ठीक है, अगर आपने TTP को बंद करना है, then you have to go after their sanctuaries. You have to create a buffer zone. जो by the way I think जो है Israel is going to create some form of buffer zone in Gaza. वो मतलब 2005 में जो withdraw किया था, उसका थोड़ा बहुत कोई reversal जरूर होगा, because this cannot endure. That's the lesson for Pakistan. कि unless you go on a front foot, unless you go and take the war to the enemy, तब तक आपको enemy seriously नहीं लेगा. या रिपब्लिक है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है, या इस्लामिक एमिरेट ऑफ अफगानिस्तान है, दोनों खुशी एक साथ नहीं रह सकते क्योंकि कंपेटिटर्स हैं. ठीक है, और हमारी तो खैर स्ट्रेटेजिक डेप्थ कभी बनी नहीं, मतलब वो तो एक और सैड स्टोरी है. उनको स्ट्रेटेजिक डेप्थ जरूर मिल गई है, ठीक है, टीटीपी की सूरत में. एंड वो भी जानते हैं कि जब तक जो है एक छोटी एमिरेट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पे नहीं बनेगी, वो सिक्योर नहीं हो सकते. तो पाकिस्तानियों को सोचना है, मतलब the strategists in the motherland have to think about this and say what are we going to do, what are the lessons. हम वैसे तो हम जो है मतलब फलस्तीनियों के ऊपर जुल्म हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, बड़ी अच्छी बात है यार. आपके दिल के अंदर दर्द है, अपने लिए भी दर्द कर लें, अपने लोग जो मर रहे हैं उनके लिए भी दर्द कर लें. कहते हैं पहले अपने घर को संभालो, फिर किसी के घर को संभालना. Kamran Bukhari of the New Lines Institute. Brilliant, succinct, very brutally honest, strong ending. Kamran Bukhari, अपना Sunday enjoy करें. और आपका जो अगला आर्टिकल है, I'm looking forward to it. 2-3 दिन पहले ही आपने एक जबरदस्त आर्टिकल लिखा है, बड़ा ominous आर्टिकल लिखा है. उसके 2-3 दिन छपने के बाद ये हो गया. आपने यही चीजें इन्हीं की पेशन गोई की थी. उस आर्टिकल का जो लिंक है वो हमारी डिस्क्रिप्शन में मैं डाल रहा हूं. कामरान बुखारी, अपना ट्विटर हैंडल वगैरह बताएं ताकि लोग आपको फॉलो कर सकें. It's just @Kamran Bukhari. Simple as always. Thanks, Kamran. I will talk to you soon, my friend. You take care. Thank you.